डिसाइड करेगा कि ये वो शेयर है जो किसी रीजन से आगे बढ़ेगा। रीजन क्या हो सकता है? बहुत लिमिटेड। जी। प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा, कैश फ्लो बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी। एचडीएफसी बैंक की अगर हम बात करें तो इनका एक एवरेज क्वार्टरली प्रॉफिट होता है 24,000 करोड़ का। जो ग्रुप की बात करें तो एक बहुत ही अच्छा नंबर है, कई कंपनियों के तहत टर्नओवर नहीं। जी। हर कोई अपने फ्यूचर को सिक्योर करने में लगा रहता है और इसके लिए किया जाता है इन्वेस्टमेंट। कोई करता है प्रॉपर्टी में तो कोई करता है स्टॉक मार्केट में। लेकिन स्टॉक मार्केट का जब भी नाम आता है तो आपके दिमाग में आ जाता है उससे जुड़ा हुआ रिस्क फैक्टर। लेकिन स्टॉक मार्केट भी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट आपको दे सकता है, लेकिन अगर इस मार्केट में आपको कदम रखना है तो इसके बारे में आपको नॉलेज होनी ही चाहिए। वो बेसिक नॉलेज एंट्री करने के लिए भी जो आपको होना बेहद ज़रूरी है, और इसके अंदर जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनको कैसे मैनेज किया जाता है वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और इसी के लिए हम लेकर आते हैं आपके लिए वीडियोस और उनके ज़रिए इन सारे क्वेश्चंस का आंसर्स। और आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं स्टॉक मार्केट से जुड़े ऐसे ही बहुत सारे सवालों का आंसर। तो जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। और इन सारे सवालों का आंसर देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर एंड एक्सपर्ट मिस्टर रमन परवाल सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर, आप खुद एक इन्वेस्टर हैं, तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि स्टॉक मार्केट में कदम रखने के लिए कॉमन स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं। बेसिकली स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही सब लोग घबरा जाते हैं, तो कुछ स्ट्रैटेजीज बनाकर रखनी होती है दिमाग में कि हाँ हम ये बनाएंगे और फिर कदम रखेंगे, तो वो बताइए। देखिए, एक जनरल इंसान के लिए, एक नॉर्मल इंसान के लिए, ऑफिस गोइंग पर्सन के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो आउट देयर इन द मार्केट हैं, और उन्हें कह सकते हैं आप ग्रोथ, वैल्यू, किस तरीके से एक इंडेक्स, और एक होती है लॉन्जेविटी। आप समझिए बाय एंड होल्ड। मुझे कोई चीज़ परचेज करनी है और मैं उसको काफ़ी लंबे टाइम के लिए रखूंगा। ग्रोथ इन्वेस्टिंग क्या होती है इस सिचुएशन में? देखिए, जनरली एक आदमी एक शेयर्स को परचेज करेगा, डिसाइड करेगा कि ये वो शेयर है जो किसी रीजन से आगे बढ़ेगा। रीजन क्या हो सकता है? बहुत लिमिटेड। प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा, कैश फ्लो बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, एंड करस्पॉन्डिंगली कंपनी की जो वैल्यू है उसको उसकी प्राइस रिफ्लेक्ट करती है। तो ये ग्रोथ इन्वेस्टिंग एक पार्ट हुआ। वैल्यू इन्वेस्टिंग हम लोगों ने अभी बात करी जी। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग में जनरली क्या रहता है कि कोई शॉर्ट टर्म न्यूज की वजह से एक स्क्रिप्ट का प्राइस, एक शेयर का प्राइस, एक स्टॉक का प्राइस गिर जाता है। अब गिर जाता है, कितना गिर जाता है वो रेलेवेंट नहीं, लेकिन आप ये चीज़ जानते हैं कि किसी पर्टिकुलर शेयर की वैल्यू 100 है, रीज़न है उसके बिहार, उस कंपनी की वैल्यू है, एसेट्स है, कैश फ्लो है, बैंक डिपॉजिट है, और उसकी वैल्यू आप जानते हैं कि फेयर वैल्यू एक वैल्यू की वजह से नीचे गिर गई है। कोई भी शॉर्ट टर्म न्यूज़ हो सकती है, कोई रेगुलेटरी रिलेटेड न्यूज़ हो सकती है, कोई प्रोडक्ट रिलेटेड बुरी न्यूज़ आ सकती है। इस सिचुएशन में आप उस मार्केट में उसे एंटर करते हैं, उस शेयर को परचेज करते हैं, और मार्केट का ये कहना है कि आगे ना पीछे, अंत ना पंत, ये अपनी वैल्यू पे वापस आएगा। तो ये एक आपके लिए इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी। तो वैल्यू और जो ग्रोथ जो आपने समझाई है, ये दोनों इंटेंसिटी, तो इनमें फर्क क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है? क्योंकि ऑडियंस को डिफरेंस अगर पता होगा तो अच्छे से इसे समझ पाएंगे। जी, ग्रोथ स्ट्रेटजी, हम एक एग्जांपल लेते हैं जी। लेट्स से कि हमने एक आज की तारीख में हमारा सबसे प्यारा शेयर है, सब लोगों का, सब इन्वेस्टर्स का प्यारा है, एचडीएफसी बैंक जी। एचडीएफसी बैंक की अगर हम बात करें तो इनका एक एवरेज क्वार्टरली प्रॉफिट होता है 24,000 करोड़ का। जो ग्रुप की बात करें तो एक बहुत ही अच्छा नंबर है, कई कंपनियों के तहत टर्नओवर नहीं। अब इसका ये हर कंपनी एक आप समझिए एक गाइडेंस देती है साल के शुरुआत में कि हम आने वाले साल में, आने वाले क्वार्टर में हम कैसा परफॉर्मेंस करें, हमारी बैलेंस शीट क्या बोलेगी, हमारा प्रॉफिट क्या एक्सपेक्टेड। अगर आप ग्रोथ इन्वेस्टर हैं और आप इस न्यूज़ को फॉलो करते हैं और आप कन्विक्शन है कि हाँ जी ये ग्रोथ बनेगी, ये ग्रोथ बनती है, आने वाला समय एचडीएफसी बैंक और उसके रिलेटेड कंपनीज के लिए बहुत ही अच्छा है, तो ये इस टारगेट को मीट करेंगे, तो आप उस ग्रोथ के बेसिस पे उस पर पैसा लगाते हैं कि ये कंपनी बढ़ेगी, इसकी बैलेंस शीट और मजबूत होगी, तो इसकी वैल्यू, इसकी प्राइस आगे बढ़ेगी। बहुत ही अच्छे से रमन सर ने एग्जाम्पल देके आपको समझाया है बखूबी। मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा इन दोनों का डिफरेंस। मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूंगी सर कि ये जो डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होता है वो क्या होता है, क्योंकि उसके मायने हर तरफ अलग अलग निकाले जाते हैं। ये आपने डिफिकल्ट सवाल पहले पूछ लिया, जनरली डिफिकल्ट सवाल लास्ट में आता है।
देखिए, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बिल्कुल आपने सही कहा, इसके मायने अलग होते हैं। आपके लिए अलग होगा, आपके डेमोग्राफिक्स अलग हैं। डेमोग्राफिक्स मतलब एज, फैमिली, योर बेसिक इनकम, आप कितना टाइम दे सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को। मेरे लिए अलग होगा, मेरी एज ज़्यादा है, मेरी फैमिली में बच्चे कैसे हैं, मैं उनके लिए क्या एक्सपेक्ट करता हूँ। तो जनरली अब मोटा मोटा बात करते हैं कि मार्केट्स के अंदर या स्टॉक मार्केट के अंदर किस तरीके के इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप पैसा लगा सकते हैं। एक हो गया शेयर्स, सबके लिए, सब हर आदमी जो आज व्यूअर है आपका देख रहा है वो शेयर समझता है। म्यूचुअल फंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर्स, जो एक प्रोफेशनल काम है। इसके अलावा डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, डिबेंचर्स बोलते हैं, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बोलते हैं, इस तरीके से आया। और चौथा आज की तारीख में सब हर घर का फेवरेट, गोल्ड। कभी गोल्ड को आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से बाहर ना रखें, ये हमारी जनरल आपके व्यूअर्स को राय है। एक सर्टेन पोर्शन हमेशा रखना चाहिए। अब डाइवर्सिफिकेशन जो आपने कहा वो रहा कि इसमें कितना प्रोपोर्शन मैं किस इंस्ट्रूमेंट का कितना लूं। सपोज मेरी एज ज़्यादा है, ऑब्वियसली अगर मैं मिड 30 से अर्ली 40s के अंदर हूं तो मैं ऑब्वियसली डेट में ज़्यादा लेना चाहूँगा। स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल होता है कई समय पे, तो उसमें जब मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है मैं उतना सहन नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ मेरी कैपिटल बची रहे। वही मेरे लिए रिस्क मैनेजमेंट का भी काम करता है। उसी तरीके से म्यूचुअल फंड्स में मैं इसको डाइवर्सिफाई करता हूँ। अब शेयर्स भी बात कर ली हमने, म्यूचुअल फंड भी बात करी, गोल्ड तो चलिए सबको समझाने की जरूरत नहीं है, हर किसी को समझ। तो अब डाइवर्सिफिकेशन का सेकंड सब स्ट्रेटा आता है, शेयर्स में कौन से शेयर्स में डालें साहब, बैंकिंग स्टॉक्स में डालें, फाइनेंशियल सर्विसेज में डालें, मेटल में डालें। यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। बिल्कुल बिल्कुल, यही आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की डेफिनेशन होती है। आपके हिसाब से, जैसे हमने अभी ग्रोथ और वैल्यू की बात करी, आपके हिसाब से इन जनरल बैंकिंग स्टॉक क्या फेयरली वैल्यूड है, क्या उनकी वैल्यू ज्यादा हो रखी है जी या कम हो रखी है। यही आपको डिसीजन लेना होता है कि आपका पोर्टफोलियो किस तरफ डाइवर्सिफाइड है, कहाँ आप ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं। हर आदमी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि मेरा पैसा बढ़ेगा साहब। अब कैसे बढ़ेगा जी साहब, आपकी जिस कंपनी में आपने दाव लगाया है जी, जिस कंपनी में के पीछे आपने बैक किया है, ये कंपनी बढ़ेगी, क्या वो बढ़ती है, क्या वो सेक्टर बढ़ता है, क्या आने वाला समय स्पेस सेक्टर के लिए या डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत अच्छा है जी। तो इसके लिए पूरा स्टडी करना होगा अच्छे से, उनका पास्ट, उनका क्या फ्यूचर रह सकता है, बेसिकली उनका पास्ट कैसा रहा है, ये सारी स्टडीज बहुत जरूरी होती है। बिल्कुल, ऑल्टरनेटिव एजुकेशन बहुत जरूरी है और एक इन्वेस्टर को खुद को एजुकेट करते रहना पड़ता है। बोरिंग होता है, और अगर बोरिंग नहीं होता तो हर कोई कर लेता। सही कहा आपने, बिल्कुल। तो ये जो रिस्क मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसके लिए भी कोई स्ट्रैटेजीज होती हैं, किस तरह से हम इसे मैनेज कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में? जी देखिए, रिस्क मैनेजमेंट का एक आंसर तो हमने अपने डाइवर्सिफाइड वाले क्वेश्चन में कवर किया कि मैं रिस्क लेने के लिए सक्षम नहीं हूँ। किसी की उम्र मेरे से ज्यादा होगी, वो तो और रिस्क कम लेना चाहता है। तो सबसे पहले आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस क्लियर करनी है, आपको क्या चाहिए। एक इन्वेस्टर को एग्जैक्टली क्या ग्रोथ चाहिए अपने पोर्टफोलियो के ऊपर। अब कितना पैसा चाहिए अगर मैं आपसे पूछूं चेतना जी, तो आप कहेंगे साहब सारा दे दो, 12% भी दे दो, 15% भी दे दो, 18% भी दे दो। लेकिन ऐसा मार्केट देता नहीं है। मार्केट में आपको अपने रिस्क को मैनेज करना पड़ता है। मार्केट में आपने अपने पोर्टफोलियो में कितना पैसा किस बकेट में डाला है वो मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि डेट आपको उतना ही देगा, गोल्ड आपको उतना ही ग्रोथ देगा। वो वॉलेटाइल नहीं होते, हिस्टोरिकली वॉलेटाइल नहीं होते। बाकी समय तो आप खुद इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, आप इन्वेस्टर हैं, तो बिगिनर्स के लिए आप कोई टिप देना चाहेंगे कि वो किस तरह से स्टॉक मार्केट में शुरुआत कर सकते हैं? जी मैं सभी इन्वेस्टर्स, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स के लिए यही राय दूंगा कि सबसे पहले सीख ऑल्टरनेट एजुकेशन। जो हम टिप की बातें सुनते हैं, आप उस पर प्लीज भरोसा नहीं करें। कारण बहुत सिंपल सा है, ये आपका पैसा है और आपको इन्वेस्ट करना है जी, और इस पैसे को रिटर्न भी आपको बना के देना है। तो कोई थर्ड पर्सन आपको टिप दे, साहब चेतना जी ले लीजिए बढ़ जाएगा, ये बिल्कुल नहीं करना। एक बार बढ़ सकता है, 2 बार बढ़ सकता है, लेकिन आपको एक सिस्टमैटिक प्रोसेस चाहिए। हर बार मैं एक स्क्रिप्ट आइडेंटिफाई करूं जिसको एक सर्टेन प्राइस पे खरीदूं और वो ऊपर प्राइस पे जाए, तो या तो उसको बेचो या नहीं बेचो, शायद ये और ऊपर जा सकता है। लेकिन एक बिगनर के लिए टिप बहुत डिफिकल्ट है। तो ऑलवेज सीक ऑल्टरनेट एजुकेशन एंड बी इन्फॉर्म्ड। बहुत बहुत शुक्रिया रमन सर, आपने इतनी बेसिक जानकारी के साथ साथ जो डेप्थ में जो नॉलेज दी है और जो लास्ट में आपने टिप दिया है, ये टिप आपके लिए बहुत जरूरी है। बाकायदा जो थर्ड पर्सन से आपको टिप लेने के लिए मना किया है वो आप बिल्कुल ना लें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो रिस्क मैनेजमेंट है उसे आप
आप अपने पैसे के लिए खुद देखिए कि हमें किस तरह से, किस पर भरोसा करना चाहिए, किस पर नहीं। भरोसेमंद व्यक्ति ही आपको सही राय दे सकते हैं। इसी के लिए हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसे वीडियोस जिससे आप समझ पाए डेप्थ में जाकर के स्टॉक मार्केट बेसिकली होता क्या है और कैसे आप इसमें कदम रख सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर्स जरूर मिल गए होंगे और इस स्टॉक मार्केट से जुड़ी और ज्यादा जानकारियों के लिए स्टॉक मार्केट सिग्नल एकेडमी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस मार्केट से जुड़ी सारी जानकारी के लिए देखते रहिए वीडियोस। नमस्कार।